Hello everyone and welcome. This is our lecture 7 in which we are going to study Coulomb's law and vector form of Coulomb's law. I hope you all are clear with your previous lectures. If you have any problem in any of the lecture, please feel free to ask in the comment box. So let's begin with our first topic, that is Coulomb's law. Now what is Coulomb's law? Coulomb's law basically tells us about the interaction of charges. Like if we have two positive charges, we know that they both will repel each other. If we have opposite charges, they will attract each other. If we have two negative charges, they will also repel each other. It means positive are repelling, negative also repelling, positive are attracting. बट विद हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ये किसने बताया था? कूलम्स लॉ ने. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? ये जो फोर्स हमने फाइंड करनी है, दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them and act along the line joining two charges. Now you all may be wondering what I am reading. Now see, if I have two charges Q1 and Q2, so according to Coulomb's law, force of interaction इन दो charges के बीच में जो force होएगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q1 और इसका क्या है? Q2. और इन दोनों चार्जेस का मैंने क्या लेना है? प्रोडक्ट. सो Q1 Q2 का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होएगा? फोर्स के. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? r. इसके क्या होएगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. नाउ सी व्हाट आई हैव रिटन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, वी विल टेक 2 पॉइंट चार्जेस, मीन्स स्मॉल चार्जेस, वेरी स्मॉल चार्जेस. फोर्स उनके बीच में क्या होएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, किन दोनों का प्रोडक्ट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them, and this force always act along the line joining two charges. Now what is the meaning of this? How this force act? This is the line which is joining two charges. This is the line, this line. If I circle it from there, ये जो फोर्स है इसी लाइन के अक्रॉस एक्ट करेगी. फोर्स इस साइड को, अगर तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसकी फोर्स इधर को जाएगी, इसकी फोर्स इधर को जाएगी. नाउ क्वेश्चन इज, फोर्स इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, बट नो, दिस फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन. उसी लाइन के अक्रॉस ही फोर्स एक्ट करेगी जिस लाइन पर क्या लाई कर रहे हैं? दो चार्जेस लाई कर रहे हैं. सपोज अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन दोनों की फोर्स फिर इधर को आएगी, रिपेल करेंगे. इफ आई हैव टू ऑपोजिट चार्जेस, देन दे बोथ विल अट्रैक्ट और फोर्स इस साइड को आएगी. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. सो combining first and second equation, we will get f is proportional to Q1 Q2 by r square. After removing the sign of proportionality, we all know we have to put a constant, that is k Q1 Q2 by r square, where k is known as constant of proportionality और इसको क्या कहते हैं? Coulomb's constant, और इसको electrostatic constant भी कहते हैं. So we hope that you are clear till that point. Now the question arises, what is this k?
On what factors the value of K depend? Important question, sometimes it is asked in the exam. On what factors the value of Coulomb's constant depends? It depends on 2 points. First is system of units. System of units. Like you are considering that unit in CGS system or SI units. So you have to take care about this also. Second value of K depends on medium in which two charges are situated. कौन से मीडियम में दोनों चार्जेस situated हैं? Like they are situated in air or vacuum, they are situated in any other medium like water, kerosene, etc. So their value varies according to that. For example, I'll take in CGS system first. I have told you that value of K depends on the system of units. I'll first consider CGS system. CGS system में जब हमने चार्ज को कौन से मीडियम में रखा, एयर और वैक्यूम में, उस केस में K की वैल्यू कितनी होती है? 1. That is scientifically proved. If I'll take the SI system of units, then again I'll take the medium, air और वैक्यूम. उस केस में K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is called absolute permittivity of free space. For the time being, you just remember that this is absolute permittivity of free space. We will learn this in our next video. In SI units, again I have considered the system of units SI. Now I have changed the medium. When charges are placed in some medium like water, kerosene, etc. In that case, K is equal to 1/4 pi epsilon. This is not epsilon 0. This is called relative permittivity of medium. This is called permittivity of medium. I hope you all are clear with this. We will consider SI units when some charges are placed in air or vacuum. Put this equation 5 in our equation number 3. Here we will put the value of K. That K value is 1/4 pi epsilon naught. So while putting equation 5 in equation 3, we will get F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is the expression of Coulomb's law. Now this value of K, the mathematical value of K proved is 9 into 10 raised to power 9. Now what will be the units of K? See, F is equal to K Q1 Q2 by R square. ये R square उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. This Q1 Q2 will come in denominator और ये डिवाइड हो जाएंगे आगे. So the unit of force is Newton. The unit of distance is meter square. Q1 Q2 unit of charge is Coulomb. So it will be Coulomb square. So the unit of K will be Newton meter square per Coulomb square. I hope you all are clear with this. Now this epsilon 0. The value of this epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to power minus 12. Now the units of epsilon 0. How you will determine this? See, K is equal to 1/4 pi epsilon 0. This 4 pi will come in that side. 1/4 pi K is equal to 1 by epsilon naught. While changing its positions, 1/4 pi K. 4 pi is constant. Substitute the units of K. It will be Newton meter square divided by Coulomb square. ये Coulomb square ऊपर चला जाएगा. So it will be equal to Coulomb square Newton inverse meter per meter square. So we hope that you all are clear with this. So next is unit of charge. As you all know, we have studied earlier that the unit of charge is Coulomb and the CGS unit of charge is stat Coulomb. But what will happen if somebody asks you what is 1 Coulomb? What is 1 stat Coulomb? How you will define it? So let's study. According to Coulomb's law, we have force between two charges. The force between two charges is given by F is equal to K Q1 Q2 by R
square. Let us consider Q1, Q2 is equal to Q. We have considered the magnitude of charges equal. We have put these Q. The distance I have considered is 1 meter. Force 9 into 10 raised to power 9 Newton. We will substitute all these values here. F is 9 into 10 raised to power 9. We know the value of K and 1 by 4 pi epsilon naught. 9 into 10 raised to power 9 we have studied right now. On place of Q1 and Q2 we will put Q and Q. Distance is 1 meter square. While substituting these values, this will cancel out and we will get Q square is equal to 1 square. From that we will get Q is equal to plus minus 1. Now what is 1 coulomb? What is 1 coulomb? It is charge, ये वो वाला चार्ज है विच व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम जब हमने एयर और वैक्यूम में रखा, कितने डिस्टेंस पे रखा? दो चार्जेस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उसी के इक्वल चार्ज से रिपेल. अब इक्वल चार्जेस है दोनों तो रिपेल करेंगे. रिपेल इट, कितनी फोर्स के साथ रिपेल किया था उसने? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन. नाउ लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन अगेन. 1 कूलम चार्ज क्या होता है? जब हम लोग एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस, सिमिलर चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो सिमिलर चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल. और कितनी फोर्स के साथ रिपेल करते हैं? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन. 1 कूलम इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, जिसको हमने जब एयर और वैक्यूम में रखा, कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर पे. इक्वल चार्ज थे मेरे पास, उन्होंने रिपेल किया विद द फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन. आई होप दिस इज क्लियर. Now let's consider the same in CGS system. If somebody asks you what is 1 stat coulomb, how you will define this? So this stat coulomb is also known as electrostatic unit of charge. It is also called Frank line. Again we will consider F is equal to K Q1 Q2 by R square. In CGS system I have earlier told you in my previous page that K is equal to 1 in CGS system. So here we will put K is equal to 1 for air or vacuum. Again we will consider Q1 Q2 is equal to Q. In CGS system instead of getting 1 meter we always take 1 centimeter and force is equal to 1 dyne. Substituting all values again you will get Q is equal to plus minus 1. So what will be 1 stat coulomb or 1 electrostatic unit of charge? It is that charge, ये वो वाला चार्ज है जिसको हमने एयर और वैक्यूम में अगेन रखा. कितने डिस्टेंस पे रखा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वल चार्ज, रिपेल विद अ फोर्स ऑफ 1 dyne. Same definition. Here we will use CGS system instead of SI unit. Now relation between coulomb and stat coulomb. You all know what is the relation between coulomb and stat coulomb? 3 into 10 raised to power 9 stat coulomb. And you know stat coulomb is also called electrostatic unit of charge. Now we will learn Coulomb's law in vector form. See, again I have two charges Q1 and Q2. Again I have two charges Q1 and Q2. Q is placed at position A1. Q2 is placed at position A2. Let's try to draw it by our own. I have two charges, here Q1, here Q2. We will give these positions a name, that is A and B. We will join this. Yes. See, this is our origin. This is our y-axis, z-axis, x-axis. The distance of charge Q1 from origin, let us give it name R1. This is a position vector of charge Q1 and R2 be the position vector of charge Q2. What I have written, let 2 point charges, हमने 2 point charges लिए थे, located at A and B, उसको A और B पे रखा in space. Let R1 and R2 be their position vectors. R1 और R2 इसके क्या थे? position vectors. OA मेरे पास कितना है? R1 vector. OB कितना है? R2 vector. So we hope you are clear till that. Now
See, these are equal and similar charges. These will repel each other. These will repel. Now, on this side, फोर्स कौन सी लगेगी? फोर्स किसके ऊपर लगेगी? Q2 के ऊपर. किसकी वजह से? Q1 की वजह से. So force on 2 ड्यू टू 1. अगर फोर्स उस साइड जल लगेगी तो वो फोर्स कौन सी लगेगी? किसके ऊपर लगेगी? Q1 के ऊपर ड्यू टू चार्ज Q2. We hope you all are clear. When this force will occur, जब ये फोर्स लगेगी तो चार्ज कितने डिस्टेंस पे लगेगी? सी, चार्ज विल गो फ्रॉम Q2 टू Q1. सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होएगा? 2 to 1. When force will occur on this side, तो इस टाइम पे चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? R. कहाँ से कहाँ तक गया है? 1 to 2. We hope you all are clear. जब वो फोर्स लग रही है 2 on 1, तो डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल हो रहा है? 1 to 2. जब फोर्स लग रही है 1 to 1 ड्यू टू 2, तो उस टाइम पे डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल हो रहा है? 2 to 1. We hope you all are clear with this. So what I have written, F21 is, F21 हमारे पास क्या है? फोर्स किसके ऊपर लगी है? On 2 ड्यू टू 1. So force exerted on charge Q2 ड्यू टू Q1. और F12 क्या है? Force exerted on charge Q1 due to charge Q2. We hope you all are clear. Now let's begin with the triangle law. Now you all have studied triangle law in your class 11th. Let us consider a triangle OAB. OAB. Here see OAB. We move from R1 plus, in this side we are coming R12 plus R2. Again we reached on the same point, so net distance is equal to 0. So what will happen? R1 plus R12 plus R2 is equal to 0. R1 plus R12 plus R2 is equal to 0. Now see R2. In this case we are going to that side. In this case we are going to that side. But here हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो OB है, बट हम कैसे आ रहे हैं? O to A to B, B to O. पोजीशन वेक्टर OB है, लेकिन हम आ इधर को रहे हैं, सो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव. R2 के ऊपर कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव. ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1. इन द सेम वे R21 किसके इक्वल आ जाएगा? R1 माइनस R2. नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F12 किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. नाउ अगर मैंने इसके ऊपर पोजीशन वेक्टर लगा दिया, वेक्टर है तो उसका अगर मैग्नीट्यूड है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर कैप. अगर फोर्स F12 है, अगर फोर्स मेरे पास क्या है? F12, तो उसी साइड को मेरा डिस्टेंस कौन सा है? R21. सो उसी साइड को मेरा डिस्टेंस कौन सा होएगा? R21. हेयर ऑल्सो R21. क्लियर? नाउ आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स पोजिशन वेक्टर. तो जब मैं इसको आर कैप को जगह पे आर वेक्टर लिखूंगी तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूब, बिकॉज आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. So here it will become cube, and here it will be r vector 2 1. In the same way F21 position वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन लगेगी 2 1 की वजह से. डायरेक्शन क्या थी? 1 2. By substituting again the value of r cap, we will get here cube, and we will get here r vector 1 2. But we all know r cap 1 2 is equal to minus of r cap to 1. Now why I have put it here minus sign? Because the directions of both the position vectors are opposite. So while substituting this value here, you will get F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 cube minus of R21. See what I have done? R cap 1 2 is equal to R vector 1 2 divided by its magnitude. You all know the value of R cap, vector divided by its magnitude. Here also vector divided by its magnitude. Now R12
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ. सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4. R12 और R12 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, R21 विद द नेगेटिव साइन. आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस. सो यहाँ पे मैंने नेगेटिव बाहर निकाल लिया, तो ये सारी इक्वेशन कौन सी बन गई, दिस इज इक्वल टू F(1)(2). सो F(2)(1) इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(1)(2). सो ये फोर्सेस से हमें क्या पता चल गया, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. So we hope you all are clear till that point. Now there is extended form of Coulomb's law of vector form. F(1)(2) हमारे पास किसके इक्वल था, 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 क्यूब मैग्नीट्यूड R वेक्टर 2 1. क्लियर. अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या था 2 1. Now R21, what is the value of R21? See here, what is the value of R21? This is equal to R1 minus R2. We will substitute this value here. R21 की वैल्यू क्या थी, R1 minus R2 का क्यूब, R1 minus R2. Similarly we can write for F21. F21 है 1/4πε0 Q1 Q2 R2 minus R1 का क्यूब, R2 minus R1. Again the same step, R cap of 1 2 is equal to minus of R cap of 2 1 because they are equal in magnitude but opposite in direction. R cap को कैसे लिख सकती हूँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हेयर ऑल्सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. R12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, R2 minus R1, R12 R2 minus R1. अगेन R1 minus R2, R1 minus R2, इसकी जगह पे एक्स्ट्रा साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव. सो we can substitute this value in place of this value. So R2 minus R1 upon R2 minus R1 का मैग्नीट्यूड की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी. So substitute this value here. What I will get, minus of R1 minus R2, R1 minus R2 का क्यूब. अगेन मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो मेरे पास अगेन F(1)(2) वाली वैल्यू बन गई. So this is the extended vector form of Coulomb's law. So we hope that you all are clear till that point. If you have any problem in this topic, please feel free to ask in the comment box because this is a bit complicated task. In our next video, we will learn the permittivity, epsilon zero and dielectric constant. Thank you so much for watching.